अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। हम बात करेंगे कोरोना वायरस महामारी की। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस की महामारी की त्रासदी अगर आपको देखनी है तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, अब मैं कहता हूं कि गांव, ग्रामीण और खलिहान की तरफ चलिए। कोरोना वायरस की त्रासदी सुनामी बनकर गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव, मोहल्ले, गली, खलिहान, छोटे गांव, पूर्वे, मजरे, ये सब कोरोना संक्रमण के भीषण शिकार हो चुके हैं। लोग अपने घरों में बुखार में मर रहे हैं, खांसी से मर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि कोरोना नाम का कोई वायरस उनकी जान ले रहा है। शायद ही ऐसे कोई गांव हो जहां से अर्थियां ना उठ रही हो, जहां लोगों की मृत्यु ना हो रही हो। हालात इतने विकराल हो गए हैं कि 22 दिनों के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को स्टेबल, स्थिर नहीं कर पाई है। सुचारू रूप से अस्पतालों को अब तक ऑक्सीजन पहुंचाई नहीं जा पा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब पता नहीं आंकड़ों में उनको कोविड में गिना जाता है या नहीं गिना जाता है, लेकिन जिस तरह से गांव, ग्रामीण, जिले, छोटे जनपदों से खबरें आ रही हैं, ये बहुत विचलित करती हैं। यह हमें दुखी और बेबस करती हैं, लाचार करती हैं, परेशान करती हैं कि लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। लोग कोरोना से कम इंजेक्शन और दवाओं की न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती न होने की वजह से ज्यादा तड़प तड़प कर मर रहे हैं। एक एक सांस का संघर्ष जारी है। ऐसा लगता है कि तमाम लोगों के लिए सांसों का संसार खत्म हो गया है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने दोस्तों को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है, प्रियजनों को खोया है। शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा होगा जिसके जानने वालों में कोरोना के चलते दुखद मृत्यु ना हुई हो। हम इन्हें बचा सकते थे, हम इनके प्राणों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लगातार बढ़ती हुई लापरवाही, टीम 11 की जबरदस्त नाकामयाबी, सरकार के पास दूरदर्शिता का अभाव और सिर्फ बैठकबाजी का चस्का आज उत्तर प्रदेश को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, और यह बात में गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर, बांदा से लेकर बहराइच और लखनऊ से लेकर ललितपुर तक ये सत्य है। हर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से भयानक तरीके से जूझ रहा है। कोरोना लोगों को बाद में मार रहा है। ऑक्सीजन न मिलने से लोग पहले मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इंजेक्शन न मिलने के कारण आपने देखा होगा सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे कि कल एक लड़की, एक बच्ची अपने प्रियजन को, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए सीएमओ नोएडा के पैरों पर गिर गई। इंजेक्शन नहीं मिला और आज दुख की बात है कि उसके प्रियजन की मौत हो गई। जब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं, तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं जो मर रहे हैं? शमशान में धधकती चिताएं ये बताती हैं कि हमारे अपने लोग हैं। किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी का दोस्त है, किसी के रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश ने एक साथ शमशानों में इतनी चिताएं और कब्रों में इतने दफनाए जाने वाले लोग नहीं देखे हैं। यह तबाही और बर्बादी का मंजर 22 दिनों से जिस प्रकार से भयावह होता जा रहा है और हम उसे संभालने में नाकाम हैं। एक अदद हॉस्पिटल एडमिशन के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। अब तो अस्पतालों के बाहर खड़े होने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस तैनात कर दी गई है। आप अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठ नहीं सकते, आपको भगा दिया जाएगा ताकि आपका वीडियो ना बने और मीडिया में ना चले। जब सारा प्रयास सिर्फ अपनी छवि को बचाए रखने, पीआर स्टंट के लिए किया जाएगा, तब उसी प्रदेश की जनता यूं ही तड़प तड़प कर मरती रहेगी एक अदद सांस के लिए। दुनिया में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है। होम आइसोलेशन में सांसों के लिए तड़प रहे लोगों के प्रियजन ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर
ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर 18-18 घंटे लाइन लगाते हैं। घर के लोग बारी बारी जाकर लाइन में लगते हैं। 18 घंटे की लाइन में लगने के बाद उन्हें ऑक्सीजन नसीब हो रहा है और आप कहते हैं कि ऑक्सीजन बहुत उपलब्ध है। लानत है ऐसे बयानों पर। निंदा की जानी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने अपनों को मरने के लिए यूं छोड़ दिया है। यह जनता के साथ क्रूर मजाक है, यह विभत्सता है, यह अहंकार का अतिरेक है कि हम अपने प्रदेश के नागरिक जिन्हें हम नहीं बचा पा रहे हैं उनके साथ हमारी संवेदनशीलता भी नहीं है, हम उनके साथ सहानुभूति भी नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन इलाज आप देते नहीं हैं, क्या सहानुभूति भी नहीं दे सकते हैं? सिंपैथी के दो वो शब्द भी अपनी जनता से जो न कह सके, वो किस प्रकार का शासन है बहनों भाइयों? जिस प्रकार का वातावरण देखने को इन दिनों मिल रहा है, टीवी खोलें, अखबार खोलें, सोशल मीडिया पर जाएं, हाहाकार मचा हुआ है। बड़े शहरों में तो फिर भी किसी तरह लोग इंतजाम कर ले रहे हैं। छोटे शहरों के हालात न तो खबरें आ रही हैं, न तो पता चल रहा है कि वहां कितने हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोरोना की विभत्सता देखनी है तो अब अस्पतालों में मत जाइए, शमशान कब्रिस्तान जाइए। अगर कोई जगह आबाद है इन दिनों तो वो शमशान और कब्रिस्तान है। हम इन्हें बचा सकते थे पर हमारी नाकामियों ने इनको बचने नहीं दिया है। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ पेपरबाजी मत करिए, आपने भयंकर लापरवाही की है। यह हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना नियंत्रण पॉलिसी को लेकर। हजारों की तादाद में जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये दिल दहलाने वाले हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक की खुद मृत्यु हो गई है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों की मृत्यु हो गई है। परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव का निधन हो गया, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, उनके घर पे काम करने वाले का भी निधन हो गया। रमेश दिवाकर का औरैया के बीजेपी के विधायक, उनकी मृत्यु हो गई। उनके गम में उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। आप उनके दुखों की कल्पना नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आगे की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लोगों का जीवन बदल चुका है, उनका संसार बदल चुका है। आपकी हुकूमत आबाद रहे लेकिन दूसरे बर्बाद हो रहे हैं। और ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, जिनके साथ हम बचपन से अब तक खेलते बड़े होते आए हैं। उनको हम अपनी आंख के सामने बिलखता और मरता देख रहे हैं। हजारों लाखों बेड के दावे करने वाले ये नहीं बता रहे हैं कि अपने ही विधायक का इलाज ठीक से नहीं करा पाए। नोएडा में तड़प तड़प कर केसर सिंह की मौत हो गई। उनको आईसीयू नहीं मिला था, रात भर इमरजेंसी वार्ड में पड़े रहे। शोर सिफारिश के बाद आईसीयू मिला, तब तक देर हो गई थी। जिन्हें इलाज मिल भी रहा है उनकी भी मौतें हो रही हैं। हाई कोर्ट के आज सिटिंग जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव जी की भी डेथ हो गई। कोरोना किसी व्यक्ति का कद, पद और ओहदा नहीं देखता, इंसानी जिस्म तलाशता है। न हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, न हम टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं, और टेस्टिंग को बाधित करके हम इस संक्रमण को ज्वालामुखी की तरह गांव से लेकर खलिहान, ग्रामीण से लेकर शहर तक भेज चुके हैं। आज भी टेस्टिंग को बाधित किया जाता है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाओ बढ़ाओ। जो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट करो, ट्रीट करो, आईसीयू की बेड्स बढ़ाओ। और उत्तर प्रदेश सरकार की गठित टीम 11 अपनी नाकामियों का पर अभी भी पर्दा डाल रही है। यह उनकी नाकामी है। सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की समस्त जिम्मेदारी टीम 11 की है और वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। रूलिंग पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को इस टीम 11 को जवाबदेह बनाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपने वक्त रहते इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाए थे, आपने लापरवाही क्यों की, आपने ऑक्सीजन का प्रबंध क्यों नहीं किया था,
आपने जीवन रक्षक दवाओं का प्रबंध क्यों नहीं किया था? आपने आईसीयू बेड्स के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आपने वेंटिलेटर्स के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आपने L2 L3 अस्पताल क्यों नहीं तैयार किए थे? और दूसरी लहर की भयावहता की जानकारी आपको क्यों नहीं थी? टीम 11 में कोई महामारी एक्सपर्ट क्यों नहीं है? कोई विशेषज्ञ चिकित्सक क्यों नहीं लिया गया? ये सब कारण है हमारी तबाही और बर्बादी के, जो हम अपनी आंख के सामने देख रहे हैं। बर्बादी का ये मंजर दशकों से लोगों ने नहीं देखा। अपनों के खोने का जो गम है वो उनकी जिन्होंने खोया है, मैं वो दृश्य दिखा नहीं सकता। मेरे पास वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति की मां के एडमिट है और उसके सिलेंडर छीना जा रहा है और वो लोगों के पैर पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी मां मर जाएगी, सिलेंडर मत हटाओ। ऐसे कारुणिक दृश्य 21वीं सदी में क्या हम कल्पना कर सकते हैं? आप मंगल ग्रह जाने की बात करते हैं, यान भेजने की बात करते हैं, और जो अपनी धरती पे लोग मौजूद हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो। इससे बड़ी लानत की कोई बात हो सकती है? 400 दिन से आप किस तरह की बैठकें करते रहे, कौन सी तैयारियां करते रहे कि जब दूसरी लहर ने हमला किया तो आप धराशायी हो गए। और आपके गलत बयानों के चलते, झूठे बयानों के चलते तमाम जनपदों में लोग, जिलों में, लखनऊ में भागे चले आ रहे हैं कि यहां हजारों बेड मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुकदमे कराए जा रहे हैं। क्या इस महामारी में, विपत्ति में, जहां मानवता संकट में है, इस प्रकार के आचरण की कल्पना हम शासक वर्ग से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई। प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है। सरकार अपने संसाधन द्वारा खरीदेगी दोनों कंपनियों से। तो हमने विचार करते हुए अपने दोनों कंपनी को 50-50 लाख का हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, और जब वो सप्लाई करेंगे तो हम शुरू करेंगे। जहाँ सिलेंडर मिल भी रहा है तो वहाँ खाली गाड़ी भरी जा रही है और सिलेंडर दिया नहीं जा रहा आम जनता को, और जनता लाइन से लगी हुई है। कल मैं खड़ा था अपने पापा के लिए सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, जब भी गैस नहीं मिली। हम लोग सोचे कैसे ना कैसे मिल जाए, जब भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, उन लोग को रोका गया। और बाहर के लोग आते हैं, उनको कुछ सेटिंग के द्वारा उनको उन तक गैस, उनकी गाड़ियाँ सीधा अंदर जा रही है और भर के सीधा लेके चले जा रहे हैं। पिताजी को अपने ले आए हैं, यहाँ देख नहीं रहे हैं और इलाज करवाइए किसी तरीके से उनका। कब से खड़े हुए? यहाँ सवेरे 8 बजे से हम हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा? कोई इलाज देख रेख नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न ऑक्सीजन है, न कुछ है, न बेड है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है उनका, तो इसलिए हम कल से भटक रहे। एक तो ये इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है, और उसके बाद जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके पास मिल भी रहा है, तो वी आर नॉट श्योर इफ इट इज ओरिजिनल और नॉट। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। नवीन श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के हालात इतने बदतर होते गए, हालात इतने ख़राब हैं कि आप स्वयं से भी वाकिफ़ हैं और स्वयं से भी महसूस कर रहे होंगे, अगर आत्मा की आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी तो। इस हालत में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से हालात बहुत ही अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, वैश्विक महामारी है। और यह सच बात है कि 50 वर्ष से अधिक की मेरी उम्र हो गई, आप भी उसी के आसपास होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन आपने भी कभी इस प्रकार की आपदा नहीं देखी होगी। तो इसकी विभीषिका निश्चित रूप से आज तक किसी ने देखी नहीं थी। बार बार यह प्रश्न मैं सुन रहा था और मैं कई दिनों से अभी डिबेट में नहीं जा पा रहा था, लेकिन चर्चा में आता है कि तैयारियां क्यों नहीं थी। ब्रजेश जी, किसी भी प्राकृतिक आपदा का सही पूर्वानुमान लगाना दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक संस्था या वैज्ञानिक या विशेषज्ञ के लिए संभव नहीं है, यह अब तक के इतिहास बताते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा की बात। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस दूसरी लहर का पूर्वानुमान लगाने में हम असफल रहे।
उत्तर प्रदेश की जहां हम बैठे हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं, जो अभी तक मेरी भी विशेषज्ञों से बात हुई, यह दूसरी लहर पहली लहर से 30 गुना अधिक घातक और तीव्रता की है। निश्चित रूप से हमारी तैयारियों में कमियां रहीं, जिसके कारण इस प्रकार की चीजें हैं। जिन परिवारों के लोगों के दुखद निधन हुए, उनके प्रति हमारी संवेदना है, हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सरकारें हमारी लगातार प्रयास कर रही है। ब्रजेश जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। देखिए, मीडिया में जिस प्रकार से इस प्रकार की विभीषिका की खबरें दिखाई गई, चलाई गई सोशल मीडिया में, उसके लिए लोग चर्चा कर सकते हैं कि वह दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूं। मैं उसके एक सकारात्मक पहलू को कहना चाहता हूं। शायद मेरी बात से लोग सहमत हो या ना हो। एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञापन था कि डर के आगे जीत है, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार से इस विभीषिका को दिखाया, लोगों के मन में एक बात हुई, जो हम लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, लोग जागरूक नहीं हो रहे थे। हमने दंड भी लगाए, उसको भी लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन विभीषिका जिस प्रकार से दिखाई गई, उससे लोगों के अंदर यह भावना हो जनपद से आते हैं गाजीपुर, जिस जहां के आप निवासी हैं, जहां आप पले बड़े, पैदा हुए, बड़े हुए, आपको पता है कि आज वहां के शमशान घाट पर 2 बार लकड़ियां खत्म हो गई। आसपास के जिलों से वहां लकड़ियां शमशान घाट पे पहुंचाई गई। ये बात आपकी आत्मा को कचोटती नहीं है? आपको आपकी मिट्टी के कर्ज को याद नहीं दिलाती? आपको आपके फर्ज को याद नहीं दिलाती? नहीं, बिल्कुल। हम सबको अपने मिट्टी के कर्ज का भी पता, अपने फर्ज का भी पता है। मैं ब्रजेश जी, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में पक्ष हो, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग हों, उनको अधिकार है अपनी बातों का, सरकार की कमियों को सामने लाने का। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आलोचना के साथ साथ समालोचना भी हो। हमारी सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसकी भी हमारे अपने प्रदेश के लोग मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, आप बेड नहीं दे पा रहे हैं, दवाएं नहीं दे पा रहे हैं, और हमसे सकारात्मकता की अपेक्षा करते हैं। ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप हमसे सकारात्मकता की अपेक्षा करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और टीम 11 को भंग कर दीजिए। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए, चाणक्य ने कहा था कि निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए। निश्चित रूप से आप सरकार के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप चीजों को सामने ला रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। नवीन भाई, मैं 14 महीने से आपको 100 डिबेट करके दुनिया के हर बड़े एक्सपर्ट को टीवी चैनल पे लाके आपको बताता रहा, एक बात मैं और कहना आपकी सरकार को बताता रहा 14 महीने से 100 डिबेट के जरिए। आपने नहीं सुना? जी, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद आपको देता हूं। एक बात नहीं, मैं बिल्कुल सुनता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, उसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने इसकी कालाबाजारी करने की कोशिश की। हमने उनके साथ सख्ती की, हमारी एसटीएफ ने, हमारी पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास इंजेक्शन बरामद किए। भाई, हम उसका अल्टरनेट सूर्यकांत जी से ले लेंगे। ऑक्सीजन दे दो। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आपका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन दे दो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन दे दो। या इतनी तीव्र होगी या स्थितियां इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, लेकिन हम उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं वह कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो खुद कोरोना से ग्रसित है, 9 दिन का नवरात्र व्रत था, वो अभी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ के आके पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं, तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई किसी पर नहीं करता है ब्रजेश जी। ये दायित्व है और दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। हम भी काम कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। सबको सबका दायित्व है, ये फर्ज को पूरा कर रहे हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू। फर्ज को पूरा कर रहे हैं, नवीन जी, शुक्रिया आपका। फर्ज को पूरा कर टीम 11 भंग होनी चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे। ओके, सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू। एंड नाउ प्लीज कोऑपरेट। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो धन्यवाद कि आप बीच में बोले नहीं। ये महामारी बहुत भीषण है। मैं ये मानता हूं कि मानवता पर संकट है। आप कुछ दीजिए न दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, हमें हमारे लोगों को बचाइए। ब्रजेश भाई, निशब्द हूं, स्तब्ध हूं। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत कुछ कह दिया। आवाज क्या नाम गूंज रही है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कराता हूं, आप बोलते रहें। जी, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन देना ये सरकार की कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि सांसों पर तो कम से कम आप पहरा नहीं लगा सकते ना। अब ये बात अलग होती है कि अगर ये चीज दिल्ली की है तो दिल्ली की सरकार का अधिग्रहण कर लिया जाता है एलजी के द्वारा, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं। यहां उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इसका अधिग्रहण कौन करेगा? आप इस चीज को देखिए। 2-3 बातें आपने जैसे टीम 11 की बात की,
और यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी ने कितनी अच्छी बात की कि हाँ कमी है, लेकिन आज सुबह से या आप पिछले 6 दिन से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट उठा लीजिए, किसी एक ट्वीट में भी यह हो कि ऑक्सीजन की कमी है। सिर्फ धमकी है, ऑक्सीजन की पूरी कोई किल्लत नहीं है। कोई अखबार या कहना कोई सीएमओ और डीएम वो होगा अगर वहां पर मरीज बाहर पड़े हुए मिल गए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसा कर देंगे, ऑक्सीजन की पूरी वो। आप इस चीज को देखिए किस तरीके का अधिनायकवाद उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, डिनायल मोड में है। नवीन जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नवीन जी को साधुवाद, लेकिन जो लोग सरकार चला रहे हैं क्या अरे उनकी आत्मा जिंदा है, उनका जमीर जिंदा है, इसलिए बोल रहे हैं वो। नहीं, मैं तो सराहता हूं उनको। मैंने एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी एक चीज को भी आपकी और हमारी सरकार ने स्वीकार किया? आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने स्वीकार किया कि ऑक्सीजन की कमी, उन्होंने स्वीकार किया कि दवाओं की कमी है, उन्होंने स्वीकार किया कि 1.5 साल में हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने ऑक्सीजन। अब आप एक चीज को देखिए कि यहां पर सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार है और डबल फेल सरकार है। सर्वानुमति की बात कर रहे हैं, एक भी सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और सर्वदलीय मीटिंग को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स की मीटिंग तो बुला लेते, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग तो बुला लेते, ब्रजेश पाठक जी जैसे नेताओं की बात तो सुन लेते। आप मुझे बताइए ना, छोटी सी बात है, सर्वानुमति की बात सिर्फ ब्रजेश पाठक की नहीं, 12 से ज्यादा बीजेपी के सांसद विधायक पत्र लिख चुके हैं। ये सिर्फ अब 1-2 लोगों तक बात नहीं है, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं सामने। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया कि पहली चीज तो सर्वानुमति होनी चाहिए, इस पर पेंडेमिक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इन्होंने सरकार ने कोई पहल की है सर्वदलीय बैठक की? क्या सरकार ने कोई पहल की है एक किसी विशेषज्ञों का समूह बनाने की? आपके पास भी तो कई राज्यों में सरकार है, आप भी यहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं सप्लाई कराते हैं? मंगाइए हमारे प्रदेश के भाई बहनों के लिए, बचाइए इनको। आपको मैं बताऊं, जो चीज हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लखनऊ भी एक अस्पताल इसका उदाहरण है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के प्रयास से 2 दिन में लगातार और मंगाइए, एक टैंकर से नहीं काम चलने वाला, 100 टैंकर लगाओ, ऑक्सीजन लाओ, बचाओ लोगों को। मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जितने टैंकर चाहे भेज दें, मैं जेएसपीएल। अरे टैंकर की ही तो समस्या है, टैंकर के साथ भेज दो भाई। सर टैंकर नहीं है हमारे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, टैंकर नहीं है। अगर टैंकर होते तो हम भेज चुके होते। अरे 5-6 टैंकर खरीद लो और लगातार रोटेशन से मंगाते रहो, 3-3 ड्राइवर एक ट्रक में बिठा दो। देखिए ब्रजेश भाई, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता जेएसपीएल में है, नवीन जिंदल की फैक्ट्री में है, क्या नाम भिलाई स्टील प्लांट में है, जो चाहे आए और ले। अब हम क्या नाम केंद्र सरकार की तरीके से झूठे लोग नहीं है कि क्या बोकारो से ट्रेन चल दी और उसमें मात्र 3 वो आए टैंकर आए, जिसमें से एक बनारस उतर गया और 2 टैंकर लखनऊ आ गए। कहां 110 टन की बात थी और कहां 2 टैंकर आप ला दिए। हमने तो उसके अगेंस्ट में उससे ज्यादा टैंकर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और भी जहां मिले। सुरेंद्र भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे भी आग्रह करता हूं, साउथ में जहां भी आपके लोग हैं, जहां आपके अलाई हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जैसे मैंने नवीन जी के हाथ जोड़े कि ऑक्सीजन आप टैंकर लाइए, भेजिए, मंगाइए, बचाइए लोगों को। मैं स्वीकार करता हूं, मंगाइए, तमिलनाडु से, केरला से, जहां से मिले मंगाइए। सर सुन लीजिए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप हमें बताइए कहां से ले सकते हैं। आप तमिलनाडु बात करिए, आप केरला बात करिए, कर्नाटक बात करिए, उड़ीसा बात करिए। कर्नाटक में हम नहीं कर सकते, हमारी सरकार नहीं, हमने जहां भी आपके अलायंस की सरकार है, झारखंड है, वहां बात करिए, पंजाब में बात करिए, टैंकर मंगाइए, क्रायोजेनिक टैंकर मंगाइए, करिए सहायता। नवीन जी से कहिए कि टैंकर हमको दें और जितनी चाहे ऑक्सीजन झारखंड और छत्तीसगढ़। नहीं है टैंकर उनके पास, जितने टैंकर हैं वो लगाए हुए हैं, उनके पास नहीं है टैंकर, मुझे पता है ये फैक्ट। राजस्थान से आता हूं नवीन जी, प्लीज वेट। नहीं, राजस्थान से हम टैंकर नहीं ले सकते आदरणीय नवीन जी। ओके, नवीन जी कुछ कह रहे थे, 1 सेकंड रुक जाएं आप, सुरेंद्र जी रुक जाएं, नवीन जी गो अहेड। नहीं, ब्रजेश जी बहुत अच्छी बातें सुरेंद्र जी ने कहा कि जहां इनकी पार्टी की सरकारें हैं वहां से ये ऑक्सीजन देने को तैयार हैं। इन्होंने एक बात कही कि बोकारो से चले 3 आए, इनके यहाँ झारखंड से चली 1 टैंकर आया।
इसमें गिनती का खेल नहीं करना है, जहां से उपलब्ध हो वहां से लेना है। लेकिन बेहतर ये होता कि जहां हमारी सरकारें हैं। ब्रजेश जी, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, बड़ा व्यथित हूं। हमारे न्यायालय तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, चुनाव नहीं होते तो ऐसा होता, चुनाव नहीं है तो। महाराष्ट्र में तो किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या क्यों है संक्रमित होने वाले लोगों की, क्यों सबसे अधिक मौतें हो रही हैं? और सबसे बड़ी चीज है कि मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हो सकता है कंटेम्प्ट हो जाए, लेकिन तमिलनाडु में उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि एक संवैधानिक संस्था के लोग क्या दूसरे ग्रह पर थे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वहां चुनाव हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, तो क्या वहां का उच्च न्यायालय जो है वो किसी तीसरे ग्रह पे घूम रहा था? देखिए, आज आपदा है, राजनीति नहीं करनी है, संवैधानिक संस्थाओं और उनकी मर्यादाओं को भी बचाना है। जहां उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा स्टील प्लांट नहीं है और ऑक्सीजन उत्पादन के सबसे बड़े संयंत्र स्टील प्लांट ही होते हैं। हमीरपुर में एक जो रिमझिम इस्पात है, वो जितनी क्षमता है वो अग्रवाल साहब बेचारे कर रहे हैं। हमारी प्रयास है, हम एयरलिफ्ट भी करा के ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। 30 टैंकर हमारे ऑक्सीजन के थे, हमने उसको कन्वर्ट करके 84 टैंकर्स में किया। और निश्चित रूप से आपको शायद नहीं बताया होगा, हमें जहां आवश्यकता होगी, सरकार के किसी भी बड़े अधिकारी ने हम निश्चित रूप से आपकी मदद योगेश अग्रवाल से करेंगे। हम इस बात की उम्मीद भी करेंगे। ब्रजेश भाई एक बात का, ब्रजेश भाई मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा कि एक कड़वे अनुभव के साथ कि पिछले साल जिस तरह से आप्रवासियों के लिए आपने स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर दे दिए थे, इस बार टैंकर के नंबर वैसे मत दीजिएगा, एक ही टैंकर दीजिए, नंबर की गिनती नहीं है। आज आवश्यकता है कि जनता की किस प्रकार से अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं, थैंक यू, जो हमारी क्षमता है। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, मुझे नवीन भाई की इस बात का तो जवाब अब आप कहेंगे कि राजनीति न करें, न करिए, मत करिए, मत करिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मत करिए, इस बात का जवाब मत दीजिए। इस नहीं, ये बात का जवाब मत दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमारे लोग मर रहे हैं, अब मत करिए प्लीज। मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश दोनों लोगों से। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, पिछले सप्ताह आप जब मेरे साथ डिबेट में मुखातिब थे, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ऑक्सीजन सप्लाई जो बाधित है, रुकी हुई है, चेन टूटी हुई है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन 22 दिनों के बाद भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन ठीक नहीं कर पाए हैं। क्या वाकई में लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की किल्लत से ज़्यादा मर रहे हैं? ब्रजेश जी, मेरा मन आज बहुत ज़्यादा व्यथित है, क्योंकि पिछले 5 दिन में हम अपने 5 डॉक्टर साथियों को उत्तर प्रदेश में खोया है। और व्यथित सिर्फ इस कारण से नहीं कि हमने अपने साथियों को खोया है, और बहुत से परिजनों को, दिन की शुरुआत एक परिजन, एक साथी, एक समाज के लोग को खोने से और दिन का अंत उससे हो रहा है। कोई तो कारण होगा कि ऐसा हो रहा है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस बात पर बात कर रहे हैं, हो सकता है ऑक्सीजन की व्यवस्था में कुछ सुधार आया है, लेकिन आज भी वो सफिशिएंट नहीं है कि सभी मरीजों को, सभी लोगों को हम ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं ब्रजेश जी, कि जो नॉन कोविड अस्पताल है, इवन उनमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत खड़ी हो गई है। और ये समझना होगा कि हमारे नॉन कोविड अस्पताल, जहां पर डिलीवरीज हो रही हैं, जहां पर यानी कि 2 जान का मसला है, एक वो फीमेल जिसकी डिलीवरी हो रही है और एक जो बच्चा हो रहा है, जहां पर वृद्धजन अपनी प्रॉब्लम के कारण भर्ती हो रहे हैं, जहां पर एक्सीडेंट के मरीज आ रहे हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कोविड अस्पताल, नॉन कोविड अस्पताल, मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं होगी और इस पर ध्यान देना। कल देर रात में 1 बजे मुझे लखनऊ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर का फोन आया। वो एक बड़े अस्पताल के मालिक हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी, आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा, बिल्कुल, रात में 1 बजे आप फ़ोन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई इमरजेंसी होगी, बताइए। तो उन्होंने कहा, कहीं से मेरे 10 सिलेंडर भरवा दीजिए। और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन फैक्ट्री वाले की डिटेल्स दी और कहा, अगर वहाँ आप टेलीफोन कर दें या किसी से करा दें तो मेरे 10 सिलेंडर भर जाएंगे। वो लखनऊ के बहुत नामचीन डॉक्टर हैं। मैं आज भी उस रात से लेकर अब तक मैं उस कष्ट से उबर नहीं पाया कि इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा अस्पताल और 10 सिलेंडर के लिए परेशान, रात में 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं शायद ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो हो सकता है सरकार मेरे ऊपर कोई वो लगा दे कि मैं ऑक्सीजन के लिए अफवाह उड़ा रहा हूं। लेकिन जो आपने बयान किया, एक्चुअली हालात यही है। और आप उस डॉक्टर की व्यथा समझिए कि उसके यहाँ 25 मरीज कोविड के भर्ती हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, वो कैसे बचाएगा,
उसका दिमाग, उसका अपना पूरा जितना स्टाफ है सिर्फ एक चीज में लगा है। और बहुत सारे अस्पताल ने अपनी 3-3, 4-4 गाड़ियां लगा रखी हैं, हर जगह पे खड़ी कर रखी है, 24 घंटे खड़ी है कि जहां से ऑक्सीजन मिल जाए, 4 सिलेंडर मिले आके लगे, फिर 4 सिलेंडर मिले आके लगे। ये तो कोविड अस्पताल है। नॉन कोविड अस्पताल को 2-2 सिलेंडर जो सप्लाई हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही है। तो प्रॉब्लम है, पिछले 2-3 दिन में शायद कुछ प्रॉब्लम में सॉल्व हुआ हो, लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि अब गांव में पहुंच गया है। मैं शासन से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हर ब्लॉक पर सीएचसी है, वहां पर ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, बेड और पूरा स्टाफ, सर्जन सब मौजूद होते हैं। अगर अभी से हम उन सीएचसी को कोविड अस्पतालों में बदलने की प्रक्रिया, वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों को उपलब्धता करा दें तो शायद ब्लॉक लेवल पर, गांव पर जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको तुरंत केयर मिल सकती है। डॉक्टर साहब, गांव में तो लोग कह रहे हैं कि डबल निमोनिया फैला है, बुखार से मर गए, खांसी से मर गए, गांव-गांव अर्थियां उठ रही हैं, लोगों को पता भी नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज है। और आप करते भी तो एंटीजन टेस्टिंग करते हैं जिसकी प्रामाणिकता हमेशा संदिग्ध रही है। जी बिल्कुल, यही परेशानी है कि 50% लोग टेस्ट जिनका हो भी पा रहा है उनको पता नहीं है, बाकी 50% लोग उसको सामान्य निमोनिया या कुछ लोग टाइफाइड समझ रहे हैं, वही इलाज कर रहे हैं। उनको दवा नहीं कोविड की मिल रही है, ना उनके पास डॉक्टर है, ना सुविधा है, और उनके साथ ऐसा हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ब्रिजेश जी बताना चाहता हूं कि आज के समय में लगभग 40% जो मैन पावर है मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि पैरामेडिकल्स और डॉक्टर कोविड से अफेक्टेड है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं और निवेदन करता हूं कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए कुछ बेड सुरक्षित करें। अगर वो ही हेल्थ वर्कर्स, उनको समय पे इलाज नहीं मिलेगा तो हम खोते जाएंगे और शायद आने वाले समय में हमारे लिए और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ वर्कर्स नहीं होंगे। और यही आप सुन रहे होंगे कि बहुत जगह शिकायतें आ रही हैं कि साहब हमारी केयर नहीं हो रही। कैसे केयर होगी? मरीज ज्यादा हैं, हेल्थ वर्कर कम हैं, जो हैं वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो ये हर जगह परेशानी बढ़ने वाली है। तो कृपया हेल्थ वर्कर के प्रॉपर इलाज के ऊपर भी सरकार ध्यान दे। जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड के मामलों के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सक, IMA के ANMS सेल के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं और कोविड मामलों के इस समय के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मशहूर चिकित्सक हैं। बहुत शुक्रिया कि इतनी व्यस्तता और इतनी ऑक्यूपाइड हैं आप, उसके बावजूद आपने समय निकाला। दर्शक बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये लोग पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट के बाद अब आपकी प्रतीक्षा हो रही थी कि आप इस विषय पर अपना पक्ष रखें। आज मेरे पास जो आपके लिए सर्वाधिक और बड़े सवाल आ रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ये है कि लोगों का पहले हफ्ते में ही चेस्ट यानी फेफड़ा बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड हो रहा है, वाइट हो जा रहा है पूरा लंग, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर रहा है, इस तरह की कंप्लेन है, यानी सीवियरिटी ज़्यादा है। दूसरा, तमाम वो लोग जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं लेकिन कोविड के पूरे लक्षण हैं, वो घर पे हैं, उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, वो क्या करें अब आगे? बहुत से लोगों की उम्मीद है आप, तो आप लोगों को गाइड करिए, एजुकेट करिए, बताइए सब तरह की चीज़ें कि लोग क्या करें इस विपत्ति के समय में, जब ऑक्सीजन ना हो, इलाज ना हो, अस्पताल ना हो, बेड ना हो, तो घरों पर रहकर कैसे अपने को ठीक करें। देखिए, इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1983 में मैं आया था। एक 17 साल का युवक यहाँ पर MBBS करने आया था। सपने में सोचा था कि चिकित्सा करूँगा, अपने लोगों को जीवन दूंगा, उनकी सेवा करूंगा। बहुत बड़े सपने नहीं थे उस समय कि इसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगे चल के वरिष्ठ चिकित्सक बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ। तो आज मैं आपके दर्शकों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं कि एक तो आप ये जान लीजिए कि आप जांच कब कराएं और कौन सी कराएं, और दूसरा ये जान लीजिए कि उपचार की हमारा फ्लो क्या हो, यानी डायरेक्शन क्या हो, जिससे हम ऑक्सीजन की जो
कुचक, अब तो मैं कह दूंगा कि जो कुचक ऑक्सीजन का विशेष साइकिल है उसमें हम बचने से बच जाएं। और एक परिवार के अंदर मैं देख रहा हूं, अभी आपने नाम लिया, जब मैं यहाँ एमबीबीएस के छात्र के रूप में था और सुरेश श्रीवास्तव जी यहाँ युवा वकील हुआ करते थे और हमारी मुलाकात ऐसे ही एक एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दौरान हो गई, और मैं बताऊं कि उनमें से ही वॉज वन ऑफ द माई गार्जियन इन द सिटी। और मुझे बहुत ख़राब लगा कि उनकी मृत्यु हुई, वो तो ठीक, लेकिन अगले दिन उनका बेटा डॉक्टर है, मुझसे उससे बात होती रहती है। उसने बताया कि सर मेरे पापा भी भर्ती हैं, उन्हें भी खराब है, मम्मी को मैं घर पे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ट्रीट कर रहा हूँ, भाई है उसको मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दवा चलवा रहा हूँ। 3 लोग उसके परिवार के पॉजिटिव, और उसने एक नहीं 2 परिवार, पूरी छत्र छाया होती है बुजुर्ग हमारे। पहले दिन सुरेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी विधायक की मृत्यु हुई, और अगले दिन उनकी माता उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। राजाजीपुरम में इतने बार विधायक रहने के बाद छोटा सा घर था उनका, राजनीति के एक बहुत पुराने पुरोधा थे, लेकिन उनके आप घर जाइए तो एक छोटा सा 2 स्टोरी घर था, लेकिन बहुत छोटा सा, बर्बाद हो गए डॉक्टर साहब वो लोग। मैं उस घर में कई बार जा चुका हूं। तो एक तो मैं बता दूं कि भाई अपने परिजनों को संभाल के रखिए, उनके जांचों के फेर में ज्यादा मत पड़िए। जांच आपकी जो उपचार होगा वो केवल और केवल ऑक्सीजन के लेवल के आधार पर होगा। इसको मैं कई बार कह चुका हूं भारत समाचार के दर्शकों से। और अभी आपने एक बात कही थी कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आप नियमित आते हैं। ब्रजेश जी, आप रात के 2 बजे डिबेट रख लीजिए, 3 बजे रख लीजिए, मैं तब भी आऊंगा। मैं आपको नमन करता हूं। और दूसरा इसलिए कि मुझे आपके दर्शक नहीं लग रहे हैं, मुझे इस समय अपना सब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मेरे छात्र हैं, एमबीबीएस के, एमडी के, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं तो मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा मेडिकल का जीवन व्यर्थ न चला जाए, मेरा ज्ञान अनुभव किसी के तो काम, कुछ तो काम आ जाए। तो एक तो ये जांचों का खेल बंद करिए। ठीक है, जांच आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, जो देखिए जांच हम लोग क्यों कराते हैं, जांच कराने का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है उपचार की जो लाइन है वो तय करना कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट हम देंगे। वो जांच जो उपचार को प्रभावित नहीं कर सकती, वो जांच को हम क्यों कराते हैं? मत कराइए। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के मतलब से। और दूसरी कुछ जांचें जो ऐसी हैं वो एक स्टेज पे कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के राजनीतिक का एक व्हाट्सएप आया कि डॉक्टर साहब कल कौन सी जांच करा लें। मैंने कहा कोई जांच मत कराइए, कोविड पॉजिटिव है, 99 आपकी ऑक्सीजन है, 99 पॉइंट कुछ फीवर आ जाता है, 1-2 पैरासिटामोल ले लीजिए, रहने दीजिए। उन्होंने मेरे पास जो लिस्ट भेजी मैं चौंक गया, कोई ना कोई होगी, कहीं ना कहीं से तो आई होगी। मैंने कहा भाई ये कौन सा इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है, मैं तो छोटा डॉक्टर हूँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो जांच आईसीयू के पेशेंट को कराई जाती है, और वो इतने बड़े राजनीतिक को पूरी लिस्ट थमा दी गई, ऊपर से नीचे व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करता गया, भाई कहाँ तक जाए। तो भाई ये जांचों का कारोबार बंद करिए। मैं डॉक्टर सूर्यकांत छोटा डॉक्टर हूं, मैं रोगी का उपचार करता हूं, मैं एक कागज के टुकड़े का उपचार नहीं कर सकता। मैं मरीज का उपचार करता हूं, रिपोर्ट का उपचार करना मुझे नहीं आता है। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को 50 रिपोर्ट 30 रिपोर्ट सब व्हाट्सएप कर देते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इतनी व्यस्तता में डॉक्टर एक एक करके देखे, और वो भी व्हाट्सएप उल्टे सीधे होंगे, कुछ के साफ फोटो होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो जैसे ही मुझे कोई व्हाट्सएप भेजता, कहता सर आपने तो मेरा व्हाट्सएप ही नहीं देखा। मैंने कहा नहीं देखा, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं देखनी, आप ऑक्सीजन बताइए। अरे भाई उपचार हम ऑक्सीजन से डिसाइड कर रहे हैं, हम क्यों देखें? ऑक्सीजन लेवल ही जीवन रेखा है। जब तक आपकी ऑक्सीजन 90 है, मैंने मैजिक नंबर 90 बताया था, तब तक आपको ढेर सारी जांचों की जरूरत नहीं है। कुछ जांचों की जरूरत होती है, जैसे 2 जांचें मैं महत्वपूर्ण मानता हूं जो शुरुआती होती हैं। वो ब्लड की 2 जांचें हैं, और बहुत आसान है उनको याद रखना। C फॉर कोरोना, C फॉर CBC एंड C फॉर CRP। 3 C याद रखिए। कोरोना के लिए एक CBC जांच ब्लड की, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। हमें केवल ये देखना है कि शरीर में जो हमारे इम्यूनिटी की सेल्स हैं उनका स्टेटस क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, जनरल ब्लड, मतलब इम्यूनिटी का लेवल तय होता है। हाँ, उसमें व्हाइट सेल्स आपकी ठीक काम कर रही नहीं, वो देखना पड़ता है। हीमोग्लोबिन आपका कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम है, ये देखना पड़ता है। और एक होता है CRP, ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज को मेजर करता है। और वायरस जब जाता है तो अंदर एक शुरू में इन्फ्लेमेशन करता है, एक्सुडेशन करता है,
और फिर एकदम जैसे तूफान आ जाता है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन का तूफान आ जाता है, जिसको कहा गया कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको साइटोकिन्स कहते हैं, और इस तूफान को कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। ये साइटोकिन स्टॉर्म की नौबत ना आने पाए, और जब साइटोकिन स्टॉर्म आ जाता है तभी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये साइटोकिन स्टॉर्म CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर 20 या 20 से ज्यादा है तो हमारी गाड़ी थोड़ी साइटोकिन स्टॉर्म की तरफ जा रही है। और अगर ये सी रिएक्टिव प्रोटीन 20 के नीचे है तो मत घबराइए, 5 तक नॉर्मल होता है। लोग अरे सर दुगनी हो गई, 5 से 10 हो गई, 3 गुना हो गई, 5 से 15 CRP हो गई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके, इसका लिमिट है 5 तक, लेकिन कट ऑफ है वैल्यू 20 तक। 20 से ऊपर जब जाएगी तब आप वो रोड पे मुड़ जाएंगे, जो रोड साइटोकिन स्टॉर्म की तरह, साइटोकिन स्टॉर्म आ नहीं जाएगा, लेकिन आप वो रास्ते पे चले जा रहे हैं 20 के ऊपर हुआ, जो रास्ता इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, जो रास्ता ऑक्सीजन की तरफ जाता है, जो रास्ता नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी NIV बाईपैप की तरफ जाता है, जो रास्ता वेंटिलेटर की तरफ जाता है, उस रास्ते से जाने से हमें बचाना है। और इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था कि 2 ही चीजें गेम चेंजर हैं, एक ऑक्सीजन और एक स्टेरॉइड। अब ये साइटोकिन स्टॉर्म या जो सूजन आती है शरीर में, तो उससे लड़ता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इज द मोस्ट पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के किसी लिटरेचर में देख लीजिए। अगर आपको इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, मैं उस सूजन की बात नहीं कर रहा जो चोट अंदर एक शुरू में इन्फ्लेमेशन केमिकल रिलीज होने के कारण, साइटोकिन फिर एकदम होने के कारण जो जैसे रिएक्शन बॉडी में तूफान आ जाता है, वैसे ही ज्वार भाटा उठ जाता है पूरे शरीर में, झंझावात आ जाता है, उसको साइटोकिन टूटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तूफान बुखार तो मेरे पास बहुत आया, लेकिन ऐसा कभी हमें नहीं हुआ। वो क्यों हो रहा है? वो इस साइटोकिन स्टॉर्म की नौबत ना आने पाए, और जब साइटोकिन स्टॉर्म एक तो आपने मैजिक नंबर 90 बताया और फीवर 99, अगर 99 के ऊपर है तत्काल तुरंत दे दें, वेट मत करिए। प्रोटीन देखिए, जब आप 99 से ऊपर 102 तो हमारी गाड़ी तो साइटोकिन और रिलीज होते हैं आपके अंदर, उससे बचना चाहिए। अगर ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एक महिला हमें लगातार टेलीफोन कर रही है, नॉर्मल होता है, लोग अरे सर दुगनी हो गई, 5 से 10 हो गई, 3 गुना हो गई, 5 से 15 CRP हो गई, बेटी परेशान होने की स्टेटस में पता नहीं जी। इसका बेटी को पहले था, लेकिन अब वो ठीक हो गई, बता रहे हैं। तो उन्हें किस प्रकार का, उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, अगर दोनों जाएंगे जो रोड साइटोकिन स्टॉर्म का टेम्परेचर ठीक है, साइटोकिन स्टॉर्म आ नहीं जाएगा, जरूरत नहीं है। लेकिन आप उस वो रास्ते पे चले जा रहे हैं 20 के ऊपर हुआ, सूजी का हलवा का इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, हमारे रास्ता के लिए चढ़ा के जाता है, जो रास्ता नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी NIV बाईपैप की तरफ जाता है, मौका मिले तो भारत समाचार नहीं, मैं आज ही भिजवाऊंगा आपको। उस रास्ते से जाने से हमें बचाना है। और भाई, और इसीलिए मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने कहा था कि 2 ही चीजें गेम चेंजर हैं, जहां भी मजा ऑक्सीजन और एक भगवान का धन्यवाद। ये उन्हें चिंता करने की जरूरत आप दीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सूर्यकांत के अंदर जो शक्ति आती है अपने रोगों को ठीक करने के लिए, वो मेरे प्रभु से आती है, मेरे भगवान से आती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा 90 के नीचे जा रही हो तो कैसे घर पे मैनेज करें, क्योंकि अगर अस्पताल में जगह नहीं है तो मैं आज उन चीजों की चर्चा कर रहा हूं। अगर केमिकल रिलीज आपको 90 से साइटोकिन फिर एकदम होने के कारण जैसे पिछली बार तूफान आ जाता है, वैसे ही ज्वार भाटा 1 ग्राम वाला स्टेरॉइड का इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, फिर 125 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम वगैरह वगैरह, वो सब चीजें मैंने बताई थी। अब देखिए, अगर आपको जांचों में ज्यादा, अब लोग क्या करते हैं कि कोविड टेस्ट कराया नहीं, CT स्कैन करा लिया, या कोविड भी करा लिया, CT करा लिया। अब देखिए, कोविड में एक वैल्यू होती है, उसको कहते हैं CT वैल्यू। CT वैल्यू का फॉर्मूला यह है कि जितनी कम है उतनी खतरनाक है स्थिति, वायरल लोड ज्यादा है। अब CT स्कैन करा लिया, उसमें आ गया CT स्कोर। अब एक है CT वैल्यू, एक है CT स्कोर, मरीज कंफ्यूज, अटेंडेंट कंफ्यूज। अब CT स्कोर का फॉर्मूला है कि जितनी संख्या ज्यादा उतनी ही तीव्रता ज्यादा, मतलब 25 का स्कोर में कितना हो तो नॉर्मल माना जाए। देखिए, 25 के स्कोर में जब तक 15 से ऊपर नहीं होता है, मुझे कोई बताता, मैं कहता हूं रिपोर्ट मेरी फाड़ के फेंक दीजिए, जो व्हाट्सएप मुझे कराया वो डिलीट कर दीजिए। मतलब 15 तक चिंता की बात नहीं है। 15 तक डॉक्टर सूर्यकांत रिपोर्ट देखते ही नहीं है CT थोरैक्स की। वाह, मैं देखता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं मुझे जो व्हाट्सएप भेजा वो डिलीट कर दिए, रिपोर्ट आपके पास है तो फाड़ दीजिए, जितने दिन घर में रहेगी उतना 15 गुना टेंशन यहां पैदा करेगी। 15 से नीचे है तो टेंशन मत करिए। अब टेंशन तो 15 के ऊपर भी मत करिए, करके क्या कर लेंगे, प्रभु से रहे। लेकिन तो आज आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैं ये एडवाइस दे रहा हूं कि आप सबसे पहले कोई भी लक्षण हो, केवल बॉडी हो, सिर से लेके पैर तक कहीं दर्द हो, आंख में खुजली हो, गले में खुजली हो, कुछ भी हो, सबसे पहले भाई जांच करा लिया। आपने जैसा कहा टेस्टिंग। और अगर वो लक्षण बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा परिवार वालों को हो रहे हैं, अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाई,
मान लीजिए छोटे शहर में, एक दिन अभी बात कर रहा था बलरामपुर से, 6-7 दिन लग जा रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो डॉक्टर साहब 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा मेरे केजीएमसी में तो अगले दिन रिपोर्ट मिल जाती है। कि नहीं साहब, ये आपका केजीएमसी नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, मैंने समझ लिया आपकी बात, आप मेरा प्रोटोकॉल चालू कर दो। रिपोर्ट गई भाड़ में, या आपकी भाषा में वहीं गई। तो अब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर लक्षण बढ़ रहे हैं और घर के और लोगों को भी शामिल हो रहे हैं, तो सब लोग प्रोटोकॉल से दवा लेना शुरू कर दीजिए। मतलब ये मान के चलें कि कोरोना है और ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं रिपोर्ट आने का वेट ना करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 दिन आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, खा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। आइवरमेक्टिन पिछले 40 वर्षों से, आइवरमेक्टिन अगर कोई 5 दिन का आपने प्रोटोकॉल दिया था, कुछ लोग पालन कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो 6-7 दिन डर के मारे खा लिए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई। मैं देखो, पहले तो मैं भारत समाचार के उन सब, पता नहीं रेमडेसिविर कितना शूरवीर है, लेकिन भारत समाचार के सब शूरवीर हैं। मेरे पास जितने भी रोगी हैं, मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकते, पता है आधे तो आपको भी पता है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गए हैं, या तो सब ठीक हो रहे हैं या सब ठीक हो गए हैं। तो आपके जो सुपरविजन में, जो हमारे सुपरविजन में है, आपको सब पता है। तो भैया जिसको मौका मिले इन्हीं के पास भर्ती हो। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई पहले तो विश्वास में भारत समाचार का जीत लूं, जिससे भारत समाचार के दर्शक ये तो समझ लें कि अरे भारत समाचार के जब जो वर्कर हैं वही ठीक नहीं कर पाए डॉक्टर सूर्यकांत, तो मुझे अच्छा, 14 महीने से हम आप डिबेट कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं कि बताया नहीं गया था कि इस तरह की विपत्ति आएगी, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है, इतिहास बहुत बड़ी चीज होती है, मैं पहले भी टिप्पणी कर चुका हूं। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू 20वीं शताब्दी नहीं, पूरी मेरे ख्याल से 1000 साल की सबसे बड़ी त्रासदी थी, सबसे बड़ा पैंडेमिक था। स्पेनिश फ्लू के 4 दौर आए थे, सेकेंड वेव नहीं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और सबसे कम मरने वालों की संख्या फर्स्ट वेव में थी। और 5 करोड़ लोग, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है स्पेनिश फ्लू का, आप जाइए गूगल करके देख लीजिए, 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार रहना है? हमें तो भविष्य के लिए ही तैयार होना है। मैं तो सबसे एक चीज और कहूंगा, यहां पर मैंने 2-3 चीजें कही। पहली बात तो जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे न जाए, कृपया सीटी, ईटी, थोरेक्स ये सब मत करवाइए। फालतू पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब आप क्या घबराओ भी नहीं। 97 ऑक्सीजन है, सीटी करा लिया। डॉक्टर साहब सीटी स्कोर मेरा 5 आया, मैं क्या करूं भाई? 5 आया चाहे 10 आया, उनसे क्या फर्क पड़ता? ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम। तो वो जांच जो ट्रीटमेंट के एक्शन को, प्लान को प्रभावित नहीं कर पा रही, वो जांच को क्यों मत कराइए। हाँ। और अनावश्यक घबराना भी नहीं है, अनावश्यक रूप से घबराना नहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत बार बार हाथ उठा रहे हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सुरेंद्र जी, जल्दी सवाल पूछिए, वक्त थोड़ा कम है। हाँ, बहुत छोटा सा। किसी मरीज की अगर सीआरपी वैल्यू 80 है डॉक्टर साहब जी, तो उसको क्या और ऑक्सीजन लेवल उसका 95 और 96 है जी, मतलब ये है बुखार उसका 9900 है। मैं बता रहा हूं, मतलब ये है कि कोरोना ने बहुत कोशिश की उसको दबाने की, लेकिन वो जीत रहा है। वैल्यू जरूर 80 है। जो देखिए, मैंने कहा ना, डॉक्टर सूर्यकांत छोटे डॉक्टर हैं, मरीज का इलाज करते हैं, रिपोर्ट करने। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मेरी सुनिए, ये तो हम सबकी खुशकिस्मती है कि आप जिस डॉक्टर से आप सिर्फ सीआरपी के दिखाएं, वो कहेगा 80 हो गई, बाप रे, डॉक्टर सूर्यकांत ने तो 20 कट ऑफ बताई दी तो 80 हो गई। लेकिन जहां आपने टेम्परेचर बता दिया, राजपूत जी आप भी बड़ा जबरदस्त फीडबैक देने हो गए हैं। हमारे एमडी के स्टूडेंट होते तो मैं गोल्ड मेडल, बेस्ट एमडी स्टूडेंट जो मुझे 93 में मिला था, मैं आपको दे देता। ये मेडिकल बैकग्राउंड के ही हैं, ये सब गलती से नेता हो गए हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा, आपने डॉक्टर भी मतलब प्रवक्ता लाते हैं आप अपनी डिबेट में, पांडे जी को लाते हैं, राजपूत जी को लाते हैं। जी। तो मैं ये कहूंगा कि भाई कोरोना ने इस मरीज का बहुत बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन बिगाड़ नहीं पाया। 80 तक सीआरपी पहुंच गया, पूरी अपनी ताकत। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपको भी मौका देता हूं, आप भी कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर सूर्यकांत से? तो इसी परिदृश्य में रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर सूर्यकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस शहर में मैं पहली बार डिबेट में हूं, लेकिन पहले डॉक्टर साहब के साथ जब मैं डिबेट में रहा, बहुत सारी चीज़ें इनसे मैंने सीखी। एक चीज़ जो इन्होंने विंडो पीरियड बताया था कि आपको इन्फेक्शन हो और 5-6 दिन का जो वक्त होता है, जो खतरनाक होता है, जिस समय आदमी सिम्टम्स को अवॉइड कर जाता है, जांच नहीं कराता है, उससे जो बीमारियां की गंभीरता बढ़ती है, वह मैं डॉक्टर साहब को बिना फीस दिए कम से कम कई 100 लोगों को मैं यह राय दे चुका हूं कि आप किस प्रकार से अपने को सचेत रखिए, किस प्रकार से रखिए। और मैं फिर से डॉक्टर सूर्यकांत जी को, ब्रजेश जी आपको और अपने मित्र सुरेंद्र राजपूत जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने आज प्लाज्मा डोनेशन के लिए सोशल मीडिया पर जो अपील की है
उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि ओके। सुरेंद्र घर राजपूत जी पे- जैसे जी, अन्य लोग थैंक भी यू, थैंक यू इसमें नवीन जी। आगे बढ़े, बहुत लोगों को अच्छी बात प्रेरित है। करें, आप ही जैसे क्योंकि लोगों का- प्लाज्मा भी इस जंग में एक बहुत बड़ा हमारा हथियार हो सकता है। ओके डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो लोग घर पे रह के होम आइसोलेशन पे हैं, आजकल ऑक्सीजन की भी किल्लत बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो क्या करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस रास्ते पे जाइए कि एक मान लो पॉजिटिव हो गया है और थोड़ा सीरियस हो गया है, उसको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ गई, तो बाकी लोगों को ना पड़े। किसी में भी लक्षण दिखे, रिपोर्ट हो या ना हो, आप जो हमारा प्रोटोकॉल है वो जारी कर दीजिए। और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं जिनको लक्षण नहीं दिख रहा है, और पिछली बार भी मैंने बताया था, वो आइवरमेक्टिन की प्रोफाइल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तमाम दर्शक अभी ताज़ा जुड़े हैं जी, आप वो प्रोटोकॉल एक बार पढ़ दें अगर, तो बड़ी कृपा होगी। जी देखिए, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। वो है आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, 2 मुख्य दवाएं हैं। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाई जाती है 5 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम, ये भी 5 दिन के लिए। ये मुख्य दवाएं हैं। इसके अलावा विटामिन आप ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, वो तो सब खाना वाना ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके। अब मान लीजिए अगर 94 के नीचे चला जाता है ऑक्सीजन लेवल, तो अच्छा, अब आप इंतजार मत करिए 94 के नीचे वाला ही, आप 98, 99, 97 से ही वो पेट के बल लेटने वाला, ओके, पेट के बल लेटने वाला जो मैंने बताया, और मैंने बताया कि 24 घंटे में अगर आप 16 घंटे पेट के बल लेट गए तो आपको गारंटी है आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, सिलेंडर से नहीं जूझना पड़ेगा। आप शुरू से ही पेट के बल लेटना शुरू कर दीजिए। एक और लोगों के सवाल, और पेट के बल लेटने में थोड़े डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो राइट दाहिने बाएं करवट भी हो सकते हैं। अब मेरे पास तो आपके लिए 300-400 सवाल है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा सवाल उठा पाने की स्थिति में हूँ। एक सज्जन लिख रहे हैं कि उनको फीवर भी बहुत आता है जी, 99 के ऊपर जब जाता है तो आपका प्रोटोकॉल ले लेते हैं जी जी, बहुत लेकिन उनको वोमिटिंग बहुत हो रही है और लूज मोशंस बहुत हो रहे हैं। देखिए, हालांकि उनका ऑक्सीजन लेवल 96-97 मेंटेन है। जी, यही है कोरोना, इनको भी बहुत मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शूरवीर हैं, लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। देखिए, वॉमिटिंग और डायरिया ये कोरोना का एक अब लक्षण हो गया है, तीसरा स्ट्रेन इनका कोई मतलब किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ वो नहीं है। ये जो नया स्ट्रेन आया है इसमें लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब लक्षण ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या बॉडी एक ज्यादा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, घर में घरेलू मैं उपाय बताता हूं इस वॉमिटिंग डायरिया का। देखिए, पुदीन हरा सबके घर में नहीं होता है, तो एक पुदीन हरा ड्रॉप्स आती हैं, पुदीन हरा की टैबलेट भी आती हैं। पुदीन हरा थोड़ा सा पानी में डाल के ले लीजिए, तो जो गले से लेके और नीचे इंटेस्टाइन तक, आंतों तक जो आपको एक सेंस ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग हमेशा बना रहता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं उबकाई सी आ रही है, आप उसके कारण कुछ खा नहीं पा रहे हैं, वो ठीक हो जाता है 5 मिनट के अंदर। ओके, पुदीन हरा। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सूर्यकांत खाने पीने की बहुत शौकीन है, इतने दिन में तो आप पता चली गया होगा। नहीं, मैं समझ गया कि आपको कचौड़ी पसंद है और नहीं, हमको सब पसंद है। हमको देखिए शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारी कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, और शौकीन वॉकीन बहुत अच्छे हैं। और मिठाई तो मैं आज आपके घर भेजने और भाग्य से पत्नी ऐसी मिली है कि वो वैरायटी बहुत बढ़िया बना देती है। थैंक यू सो मच। और बिटिया हमारी इतनी केयरिंग है कि शाम को बताया हमने, स्नैक्स बड़े स्पेशल स्नैक्स बनाती है। वाह, कभी नहीं, मैं कोशिश करूंगा किसी वीकेंड में आपके घर पहुंच के इसका सेवन करूं। ओके, डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, आप मुझे बताइए। मैं छोटा सा रह गया ब्रजेश जी, हाँ प्लीज, छोटा सा रह गया प्लीज। तो खाने में दही और केला, 2 चीजें ऐसी हैं, डायबिटिक नहीं है तो दही और केला। दही से नेचुरल लैक्टोबैसिल, अब आप कैप्सूल, बीकासूल, बेसिलेक और पता नहीं विजिलेक क्या क्या खाएंगे, क्यों खाएंगे? जब आपको नौजिया हो रही होती है, कैप्सूल खाते हैं तो और उल्टी आती है। ओके, ये मैं बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं डॉक्टर सूर्यकांत भी बीमार पड़ते हैं कभी कभी, जब मेरा उल्टा सीधा खाने से वो हो जाता है, तो मैं भी समोसा खाया करो, पुदीन हरा लेता हूं। और मैं आपको बता दूं कि दही ले लें, और केला जो होता है वो स्टूल बाइंडर होता है, ये आपके लूज मोशन सब खत्म कर देगा। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर अनूप, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त जिस प्रकार की विपत्ति और परेशानी है, आप मरीजों को क्या सलाह देना चाहते हैं? एक दिन आपका वीडियो बड़ा पॉपुलर हो रहा था जिसमें घर पर ऑक्सीजन कैसे सिलेंडर से लगाएं, तो उस प्रकार की कुछ टिप्स और आप लोगों को देना चाहेंगे कि क्या करें लोग कि इस विपत्ति में घबराएं नहीं, अस्पताल नहीं मिल रहा है तो घर पर इलाज करें? देखिए, आपने वो वीडियो पॉपुलर आपके ही कारण हुआ, आपने फेसबुक और उसके ऊपर पोस्ट किया, और फिर भी नवीन जी को तकलीफ है कि मैं बताता नहीं हूं कुछ, ऑक्सीजन दुनिया के हर एक्सपर्ट को लाके बिठा दिया पर इनकी सरकार की बुद्धि नहीं खुली। प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत से लोगों ने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब वो वीडियो बहुत अच्छा है,
तो मैंने उनको कहा कि आप समाचार भारत और ब्रजेश जी को इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ही आप तक ये पहुंचाया है। तो जैसा डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी बताया कि जो घरेलू साधारण चीजें उस पर ध्यान दें हम लोग, और ये बहुत ज्यादा जांच कराने के पीछे जो भाग रहे हैं इसको दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे विषय में है आइसोलेट, आइसोलेट, आइसोलेट। और प्लीज किसी भी तरह के कंफ्यूजन में, अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, डायरिया, बॉडी एक, नोजिया, कोई भी सिम्टम है, आप प्रिज्यूम कर लें कि आपको कोरोना है। मेरे ख्याल से ये आपकी जान बचा सकती है। और एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि लोग कोरोना के डर से अपने यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर और बहुत सारी दवाइयां प्रिज्यूम करके 10-10 पत्ते फेबिफ्लू, 10-10, 12-12 रेमडेसिविर, 4-4 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर वो रख रहे हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सभी अपने दर्शकों से कि आप समझिए, अगर यही सिलेंडर जो आपके घर में बेकार रखा है, यही कंसंट्रेटर जो आपके घर में बेकार रखा है, इस डर से कि आपको जरूरत पड़ेगी, जो आज मर रहा है अगर उसको पहुंच जाएगा तो वो जान तो बचेगी ही, आपको भी समय रहते कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो हम सबको समझना चाहिए। अपने मन का विश्वास, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, सबके ही लिए अच्छा होगा। अच्छा, आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी। ध्यान देंगे सुरेंद्र जी, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है आपके लिए, प्लीज अपना सवाल कर लें। जी नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो डॉक्टर साहब की बात में बात जोड़ रहा हूं कि इस वक्त जो लोग भी जमाखोरी कर रहे हैं अपने बचाव के लिए और कालाबाजारी कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, वो जान लीजिए पाप, श्राप और नरक के भागी होंगे। धन्यवाद। आज जिसको ऑक्सीजन मिल रही है उसको आज दे दीजिए। धन्यवाद। और जिसको आपको परसों अगर चाहिए तो परसों। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, ये सही वक्त है कि टीम 11 को भंग कर दिया जाना चाहिए? नहीं ब्रजेश जी, देखिए टीम 11 अपना काम कर रही है, प्रशासनिक फैसले सरकार ले रही है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए यह काम टीम 11 का है। और जो टीम 11 में सदस्य उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, किसी को ऑक्सीजन के लिए, किसी को बेड की व्यवस्था के लिए, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, विशेष तौर पर मेरे अपने दोनों विशेषज्ञों को, डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर अनूप अग्रवाल का, कि उन्होंने अपना बहुत बेशकीमती वक्त हमारे लाखों दर्शकों के लिए निकाला, उनको अवेयर किया। आपको कोरोना किसी को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, 90 तक बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर सूर्यकांत ने जो प्रोटोकॉल्स बताए हैं वो भारत समाचार की वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह खूब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इनके सारे स्टेटमेंट्स, वीडियो स्टेटमेंट भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। भारत समाचार के यूट्यूब चैनल पे आप आराम से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके खुद बच सकते हैं, अपने प्रियजन को भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और डबल मास्क पहनिए अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो। नमस्कार।